नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल मोहित यादव एजुकेशन पर। इस चैनल पर मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग संबंधित विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम्स की तैयारी कराता हूं। तो इससे पहले मैंने आपको यूपी आर्मिनल जेई के लिए तैयारी कराई थी और उससे संबंधित आपको विभिन्न प्रकार के नोटिफिकेशंस और सैलरी एचआर इन सब के बारे में आपको जानकारी दी थी। तो यूपी आर्मिनल फिर से वैकेंसी आ गई है। इसके पहले जो वैकेंसी थी उसका रिटर्न का रिजल्ट आ गया है। लगभग 1.5 गुना लोगों को डीवी के लिए यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बुलाया गया है। तो वो नोटिफिकेशन और वो वैकेंसी की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अभी अभी नोटिफिकेशन दूसरी वैकेंसी का आ गया है। तो मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो देखिए, ये जो वैकेंसी है ये आज ही आई है, आज ही मतलब इसकी साइट पर अपलोड हुई है। तो शुरू करते हैं। देखिए, इसमें जो नंबर ऑफ़ सीट्स है वो पहले देख लेते हैं। तो इसमें जो वैकेंसी आई है जो मेन जेई प्रशिक्षु एंडएम, तो इसमें इलेक्ट्रिकल की जो सीटें हैं 29 है, मैकेनिकल की 33, इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की 16 सीटें हैं और साथ में है जो आपके वो इंस्ट्रूमेंटेशन और कंप्यूटर साइंस की 4 सीटें हैं। साथ में सहायक लेखाकार की 21 सीटें हैं, रसायनिक ग्रेड सेकंड की 14 सीटें हैं, लैब असिस्टेंट की 17 सीटें हैं। उसके बाद इन्होंने इसका डिस्ट्रीब्यूशन बताया अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं। ठीक, तो ये आप देख लीजिए और इसके अनुसार आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। बाकी जो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। लिखा है, उपरोक्त रिक्तियों की संख्या अनुसार घटाने और बढ़ाने का अधिकार उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम के पास सुरक्षित होगा। तो ये रिक्तियाँ घटती बढ़ती सामान्यता नहीं है, लेकिन ये अपनी तरफ से एक तरह से डिस्क्लेमर लिखे होते हैं। साथ में देखिए, दूसरी चीज़ जो मुख्य लिखी है वो लिखा, उक्त पदों पर आरक्षण उत्तर प्रदेश के राज्य के मूल निवासियों को ही अनुमान्य होगा। अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। मतलब जैसे अदर स्टेट्स के लोग अगर इसमें अप्लाई करेंगे तो उनको जनरल कैटेगरी में ही माना जाएगा, उनको किसी प्रकार के आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जितने प्रकार के आरक्षण के लाभ हो सिर्फ उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही दिए जाते हैं। ठीक, इसके अलावा इसमें क्या है कि इसमें किसी प्रकार की पेंशन नहीं मिलेगी, मतलब पेंशनेबल नहीं है, सीपीएफ टाइप का है। मतलब इसमें जो सीपीएफ आपको कटेगा उसके हिसाब से आपको रिटायरमेंट के समय मिलेगा। देखिए, अगर जो दूसरे इन्होंने दिया है वेतनमान की बात करें तो जो जेई का वेतनमान है ये लेवल 7 और 44,900 इनका बेसिक है। ठीक, तो ये इसका बेसिक है, लेकिन जो आपकी सैलरी है जितनी मिलेगी उस पर अगर डिस्कस आप करेंगे तो मैंने एक सैलरी के बारे में एक वीडियो बनाया है, तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं और जान सकते हैं कि आपकी लगभग सैलरी कितनी हो जाएगी। वर्तमान में तो डीए भी लग गया है, तो जो मैंने वहाँ सैलरी बढ़ाई उससे थोड़ी ज़्यादा ही सैलरी आपको मिलेगी, क्योंकि वो उस समय की सैलरी के हिसाब से मैंने बताया डीए के हिसाब से। तो उस समय जो डीए था वो कम था, इस समय डीए बढ़ गया तो उसके हिसाब से सैलरी बढ़ जाएगी। और अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं कि सैलरी किस किस तरीके से बनती है तो उसका वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसके अलावा बाकी की भी इन्होंने बेसिक बता रखी है। शैक्षिक अर्हता की बात करें, शैक्षिक अर्हता में इन्होंने जो जेई के लिए मांगा है वो मांगा है कि इनको हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में आनी चाहिए। इसमें जो पेपर होता है उसमें लगभग 10 क्वेश्चन हिंदी के भी आते हैं। तो साथ में आपको होना चाहिए क्या, 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। मतलब आप जिस ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हो उस ब्रांच में आपके पास डिप्लोमा होना अनिवार्य है। ठीक, यहाँ पे आप ध्यान दें कि अगर आपने सिर्फ बीटेक कर रखा है तो अब आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा किया है फिर बीटेक किया है तब आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये चीज़ सबसे अधिक ध्यान रखनी है। कई बार डायरेक्ट बीटेक भी अप्लाई कर देते हैं, बाद में उनको छांटना पड़ता है, तो वहाँ पर जाकर आपको परेशानी होती है, आपको दुख होता है। इसलिए जो भी अप्लाई करने जा रहे हैं वो मैं बता दूं कि हाँ, डिप्लोमा होना आवश्यक है। अगर आपने डिप्लोमा के बाद बीटेक कर रखा है तब अच्छा है, लेकिन अगर आपने सिर्फ बीटेक कर रखा है तब आप इस यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। 3 चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। ठीक, और दिया है फिर बाकी के लिए उन्होंने कैलकुलेशन दे रखी है कि किसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, वो भी आप देख लीजिए। आयु गणना की बात करें तो उन्होंने आयु जो है मिनिमम 18 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम 40 वर्ष हो सकती है। ठीक, इसके अलावा एक इसमें छूट भी मिलती है एज के अनुसार, आपकी कैटेगरी के अनुसार में छूट भी दी जाती है एज में। ठीक, इसके अलावा अप्रेंटिसशिप जिन्होंने किया गया है उन्हें 1 वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त है, उनको वरीयता दिया। वरीयता देने का मतलब ये होता है कि अगर 2 लोगों के मार्क्स बराबर आते हैं तो इसमें जिन्होंने अप्रेंटिस किया होगा उसको पहले सिलेक्ट किया जाएगा। मतलब कहने का ये है कि जब टाई होता है एज अ टाई ब्रेकर इसका काम किया जाता है। आयु में छूट के विषय में इन्होंने अगले नोटिफिकेशन में दे रखा है। ठीक, बाकी जहाँ पे इन्होंने आयु छूट के बारे में बताया है। आरक्षण की बात करें तो आरक्षण जो मिलेगा सिर्फ और सिर्फ किनको मिलेगा, उत्तर प्रदेश के निवासियों को मिलेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक,
इन्होंने फिर आवेदन शुल्क की बात की है। तो आवेदन शुल्क जो इन्होंने कहा है वो अवर अभियंता प्रशिक्षु E&M सहायक लेखाकार रसायनज्ञ ग्रेड 2 लैब असिस्टेंट के इन सब के लिए जो उन्होंने फीस रखी है वो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जो रखा है वो 826 रुपये रखा है। और जो अन्य श्रेणी है मतलब OBC जनरल EWS इनके लिए जो फीस रखी है उन्होंने 1180 रुपये रखा है GST सहित। ठीक। और केवल अवर अभियंता प्रशिक्षु E&M पद हेतु पद कोड 123 जो दिव्यांगजन है उनके लिए इन्होंने जो फीस रखी है वो 12 रुपये रखी है GST सहित। ये इसकी फ़ीस है, यद्यपि फीस ज़्यादा है लेकिन क्या करेंगे, अब आपको अप्लाई करना है तो फीस तो देनी ही पड़ेगी। तो अब आगे देखते हैं अर्हताओं एवं प्रमाण पत्रों का प्रस्तुतिकरण। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे देने पड़ेंगे। ठीक। तो ध्यान रखिए कि पहले जब आपका पेपर होगा CBT होगा मतलब कंप्यूटर आधारित मतलब ऑनलाइन परीक्षा इसमें होगी और कई पालियों में होती है। उसके बाद उसका नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। यद्यपि इस बार जो DV का जो रिटर्न का रिजल्ट आया उसमें नॉर्मलाइजेशन के कारण कई बच्चों के मार्क्स में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। ठीक। जो कि उनके लिए काफ़ी बच्चों को अच्छा नहीं लगा। ठीक। तो लेकिन फिर भी क्या करें, इसमें जो CBT है उसके आधार पर ही आपका पेपर होगा, मतलब ऑनलाइन पेपर होगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एक ऑफलाइन पेपर नहीं होगा। ठीक। और उसके अलावा आपको जो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने होंगे उसके बारे में इन्होंने दे रखा है, मतलब जितने भी आप जितने चीज़ों के लिए यहाँ पे कहेंगे उन सभी चीज़ों को आपको उसके सबके प्रमाणित प्रतियाँ आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा देखिए अनापत्ति प्रमाण पत्र इन्होंने कहा। अनापत्ति प्रमाण पत्र मतलब अगर आप किसी सरकारी या अर्ध सरकारी विभाग में कार्यरत हैं तो अपनी नियुक्ति के समय आपको विभागाध्यक्ष द्वारा NOC लेके आना पड़ेगा। ठीक। अगर आप प्राइवेट में काम कर रहे हैं तो NOC नहीं भी लाएंगे तो काम चल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्ट छोड़ कर आ सकते हैं, वो आप पर निर्भर कर सकता है। कि अगर किसी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट में वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको NOC लेके आना पड़ेगा। वैवाहिक स्थिति ऐसे लोग जिनकी एक से अधिक पत्नियां हैं अथवा ऐसी महिला जिनकी जो इन्होंने ऐसे पुरुष से विवाह किया है जिसकी पहले से ही एक पत्नी हो वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब है यदि पुरुष विवाहित है तो उसके पास सिर्फ एक ही पत्नी होनी चाहिए और कोई स्त्री अगर विवाहित है तो उसको किसी ऐसे पुरुष से विवाह नहीं किया होना चाहिए जो पहले से ही विवाहित था। ठीक। अब चयन प्रक्रिया क्या होगी। चयन प्रक्रिया देखिए सीधे इसमें सिर्फ कंप्यूटर टेस्ट होगा, किसी प्रकार का इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ कंप्यूटर टेस्ट होगा। उसमें जो मार्क्स होंगे उस मार्क्स के आधार पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से के बाद जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक। तीसरा जो है उसको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अब बाकी जो चीज़ें दी हैं उन्होंने कि इन्होंने क्वेश्चन का पैटर्न दिया हुआ है। इन्होंने कहा पार्ट 1 में 125 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जो आपकी संबंधित डिप्लोमा क्षेत्र से होंगे। मतलब अगर मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल के क्वेश्चन आएंगे 150, इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन आएंगे, C&I के C&I क्वेश्चन आएंगे और इसी प्रकार कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन आएंगे। और जो दूसरा पार्ट होगा उसमें 50 क्वेश्चन होंगे जिसमें जनरल हिंदी होगी, जनरल नॉलेज होगी और रीजनिंग होगी। तो इसका जो पेपर पैटर्न होता है नॉर्मली हिंदी के 10 क्वेश्चन होते हैं। ठीक। और जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होते हैं। ठीक। लेकिन कभी कभी आगे पीछे भी हो जाता है। तो इसका जो पेपर पैटर्न है उसके बारे में मैंने इसके पहले जो वैकेंसी आई थी 1 साल पहले उस पर मैंने पेपर पैटर्न भी बता रखा है और वहाँ पे आपको सैलरी HRA इसके अलावा प्रमोशन किस प्रकार से तो सभी वीडियोस भी बताए हैं। तो आप सभी वीडियोस मेरे चैनल पे जा करके देख सकते हैं। ठीक। इसके आगे दिया है कि कैटेगरी नंबर ऑफ एग्जाम्स बढ़ सकते मतलब शिफ्ट अगर अधिक से होती है तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो ठीक। उसके अलावा टाई ब्रेकिंग रूल्स दिए हुए हैं, जब टाई ब्रेक होता है तब क्या होता है। इसके अलावा परीक्षा स्थान दिए मतलब सेंटर कहाँ कहाँ हो सकते हैं, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, बरेली, आगरा, ग्रेटर नोएडा इत्यादि शहर में होगी। ठीक। तो इन जगहों पर आप ले सकते हैं अपना सेंटर। यदि सेंटर चूज करने का उसमें ऑप्शन होता है लेकिन आप कभी कभी अपने मन से भी सेंटर दे देते हैं। नॉर्मली आपके घर के पास ही सेंटर दिया जाता है। अब देखिए बाकी जो इंस्ट्रक्शन इन्होंने दे रखे हैं ये यदि इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है जो मतलब इन्होंने कितने KB की फ़ोटो लगानी पड़ेगी, किस प्रकार के फॉर्म अप्लाई करने पड़ेंगे वो सब के बारे में इन्होंने दिया है। आप ये सारा नोटिफिकेशन इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप उस लिंक से जा करके देख सकते हैं। UP एनुअल की साइट पर भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो नीचे लिंक दिया उस लिंक से भी जा करके देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए इन्होंने डेट इम्पॉर्टेंट दी है इम्पॉर्टेंट ये फॉर्म भरने की प्रक्रिया हो गई। उसके बाद प्रवेश पत्र के विषय में इन्होंने लिखा है, प्रवेश पत्र आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा अन्य विवरण भी दिए हुए हैं। ठीक।
वो सब आप देख सकते हैं। इसके अलावा नीचे देखिए एक बंध पत्र दिखा है, इस पर थोड़ा सा कंसंट्रेट कर लीजिए कि चयनित होने की दशा में ज्वाइनिंग के समय अवर अभियंता रुपये 1.5 लाख 1,50,000 का आपको बॉन्ड देना होगा अगर आप जेई पद पे सिलेक्ट होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि 1.5 लाख रुपए होते हैं, इसका एक बंध पत्र होता है, मतलब आपको स्टैम्प पेपर पर लिख के देना होता है कि यदि हम 5 साल से पहले छोड़कर जाते हैं विभाग को तो आपको यह 3 वर्षों के लिए कर दिया है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे जो दिया है इन्होंने इस बार 3 वर्ष का कर दिया है, पहले 5 वर्ष का हुआ करता था। 1.5 लाख की राशि 3 वर्षों के लिए, अगर 3 वर्ष से पहले आप इस विभाग को छोड़कर जाते तो आपको 1.5 लाख रुपए विभाग को देने होंगे। लेकिन अगर यहाँ पे ध्यान रखिए कि अगर आप लोक सेवा आयोग अथवा संघ लोक सेवा आयोग दिल्ली और लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश इलाहाबाद इनके द्वारा आयोजित की जाने वाली किसी परीक्षा में सिलेक्ट होते हैं और जाते हैं तो आपको ये बंध पत्र से मुक्त होते हैं, उससे संबंधित एक आदेश निगम में चलता है। ठीक, तो आप वहाँ से उन चीज़ों से आप छूट सकते हैं। तो इन दोनों जगह पे बंध पत्र से छूट होती है। ठीक, और इसके अलावा देखिए जो डेट्स दी हैं यहाँ देख लीजिए। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 28/1/2022, ऑनलाइन आवेदन पत्र की अंतिम तिथि 27/2/22 मतलब 27 फरवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 29/2/2022 है। तो ये जो वैकेंसी है अभी तुरंत आ गई है, तो जिन बच्चों का पिछली वैकेंसी में नहीं हो पाया था उनके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपकी तैयारी लगभग पूर्ण ही होगी और इसकी प्रक्रिया तेजी से ही होती है। जैसे पिछली वैकेंसी में आपने देखा, तो अगर ये वैकेंसी अभी आई है जनवरी में तो ऐसा आप मान के चल सकते हैं कि इसका पेपर अप्रैल या लगभग अप्रैल या मई के शुरुआत तक जरूर हो जाएगा, क्योंकि इसकी प्रक्रिया बहुत तेजी से होती है और साल भर में अपनी वैकेंसी क्लियर करके ज्वाइन भी करा देते हैं। तो ये थी आज के नोटिफिकेशन की डिटेल। यदि आप उत्पादन निगम की सैलरी, प्रमोशन, इन सभी को स्ट्रक्चर को देखना चाहते हैं या यहाँ ट्रेनिंग, एचआरए, इन सभी के बारे में जानना चाहते हैं तो संबंधित वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। साथ ही उसका लिंक भी आप डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं। यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो फ्लूइड मैकेनिक संबंधित मैंने शॉर्ट लेक्चर्स बनाया है, उसका एक प्लेलिस्ट है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जा करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैंने कई सब्जेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, क्वेश्चन सीरीज है, उसको भी आप हमारे लिंक से जा करके देख सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और इसके अलावा हमसे टेलीग्राम पर भी मेरे टेलीग्राम नंबर पर क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। मैं आपके लगभग सारे प्रश्नों का जवाब देता हूँ। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, मैं आपके सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा। तो फिर मिलूंगा आपसे नए वीडियोस के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।